हेलो बच्चों। एक छोटा सा मिसहैप हो गया यार। मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, मेरे को पूरा लेक्चर वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि हुआ क्या कि उन्होंने कल मेरे सिस्टम में कुछ चेंजेस किए थे। एक सीए वर्सेस एमबीए का सेशन था, उसको करने के लिए। तो उसका पता नहीं उन्होंने रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मैंने रिकॉर्डिंग कर भी रहा था, पूरा सेशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1 घंटा का। उसके बाद वो रिकॉर्ड हुआ भी नहीं। हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन। किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। चल, कोई नहीं। तो दूसरी बार शुरुआत से शुरू करते हुए, मई 2008 का क्वेश्चन अपने कर रहे थे। मई 2008 का, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू बी अडॉप्टेड व्हेन द चेयरमैन डाइज बिफोर साइनिंग द मिनट्स। ठीक है सर, अगर जो चेयरमैन है वो मिनट साइन करने से पहले ही खत्म हो जाता है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है? वो भैया दूसरे से इसको साइनिंग, अच्छा रुको, ये वाला भी नहीं था। हमको जहां तक लगता है ये तो हमने लिखा दिया था। मई 2018 से करना है अपने को। ठीक है, बेंसन का। सर ये यहां पर हुआ क्या है सर, मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं पहले। बेंसन लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जिसने नोटिस दिया है, मतलब एक जनरल मीटिंग में एक नोटिस पास किया जिसमें एक बार में वो 9 बिजनेसेस का अप्रूवल ले रहे हैं एक सिंगल नोटिस से। बात बात ये आती है, बात ये आ रही है। ठीक है, बात ये आ रही है कि सर उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन में सारा अप्रूवल ले लिया। तो क्या एक रेजोल्यूशन पास करके वो सारे के सारे अप्रूवल ले सकते हैं? ये मेन मुद्दा है। ठीक है, ये मेन मुद्दा है, तो इस पे आज का हमारा पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो भैया सेक्शन है इसका 162, जो साफ साफ ये बात बोलता है कि आप एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके सिर्फ एक ही बिजनेस का अप्रूवल ले सकते हैं, एक से ज्यादा बिजनेसेस का नहीं। ये देखिए मैंने यहां पर इसको लिखवाया भी है। सेक्शन 164 क्लियरली स्टेट्स दैट वेयर अ सिंगल रेजोल्यूशन इज पास्ड फॉर मोर देन वन बिजनेस। ये मैंने अभी लिखा था, जब पहले वाली रिकॉर्डिंग की थी उसी में लिखा था। ठीक है, तो आप प्लीज यहां पर स्क्रीन को पॉज करके ना इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर सर मैं क्या बोल रहा हूं पूरा पढ़ देता हूं। क्लियरली स्टेट्स दैट वेयर अ सिंगल रेजोल्यूशन इज पास्ड फॉर मोर देन वन बिजनेस, द रेजोल्यूशन इज void. Therefore, in the case of Benson Limited, chairman's decision to pass a blanket resolution covering all line businesses is void and without any legal effect. ठीक है, ये void है और इसमें किसी का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है, कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज विदाउट एनी लीगल इंप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसी दौर का, मई 2025 का। अब यहां पर सर क्या हुआ था कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, ठीक है, उसमें चेयरमैन बोल रहा है कि कोई मैटर, क्योंकि वो डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी मतलब कंपनी की इमेज उससे खराब होगी तो उसको इंक्लूड ना किया जाए। लेकिन शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं नहीं, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मुद्दा ये है डिस्कशन का, मींस द टॉपिक व्हिच इज अप फॉर डिस्कशन इज दैट वेदर अ चेयरमैन हैज द पावर, ठीक है, कि वो मैटर को एक्सक्लूड करा सके। तो एज पर सेक्शन 118 चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो डिनाई कर सकता है किसी पर्टिकुलर मैटर को इंक्लूड करने से इन द मिनट्स डे बुक, प्रोवाइडेड वो मैटर डेरोगेटरी इन नेचर हो, वो इमेज के खिलाफ हो और उससे कंपनी का नुकसान हो रहा हो। अब जब मैं नुकसान बोलता हूं, इट इज नॉट कंपलसरी कि उसमें कंपनी का फिनेंशियल नुकसान हो रहा हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बात यह है कि उसमें बस कंपनी का लॉस होना चाहिए। अब वो लॉस फाइनेंशियल पैरामीटर्स में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं सर, देखो सेक्शन 118, ये भी मैंने अभी लिखा था, empowers the chairman to deny the inclusion of any matter into the minutes of the meeting which is considered to be defamatory or derogatory in nature with respect to the functioning of the company। मैं तो भगवान से ब्लेसिंग मांगता हूं कि मैंने आज का लेक्चर, ठीक है, रिकॉर्ड किया, क्योंकि सोचो अगर मैंने आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया होता और मंडे को जब मैं लाइव लेक्चर लेता फॉरेक्स मैनेजमेंट का तब करता, तो मैं तो भैया पूरे न्यू सिलेबस की पेनड्राइव रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, पूरा लेक्चर पढ़ा देता और रिकॉर्डिंग होती ही नहीं, मेरे को पता भी नहीं चलता।
क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बहुत कम करता हूं अपलोड, मैं प्रेफर करता हूं सारी चीजें लाइव लेना। थैंक यू सो मच गॉड, मेहनत बर्बाद कर दी आपने, लेकिन लॉन्ग रन में मेहनत बचा ली। तो इन दिस केस चेयरमैन रिफ्यूजल टू एंटर अ टॉपिक इन द मिनट्स डे बुक पूरा का पूरा वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इट इज डिफेमेटरी इन नेचर, उससे कंपनी की इज्जत खराब हो रही है, इसलिए वो उसे रोक सकता है। ठीक है, इसलिए वो उसे रोक सकता है। नेक्स्ट, ये हो गया। अब आया 207। अब यहां क्या हुआ है सर? यहां पर एक चेयरमैन है जो किसी कारणवश, जैसे चेयरमैन में आपको पता होगा नहीं पता, मैं बताता हूं, मिनट्स जो बनते हैं उसका सेक्शन है 118, मिनट्स बुक के एक्सेप्शन मतलब इंस्पेक्शन का सेक्शन है 119। व्हाट इज द मिनट्स डे बुक? मिनट्स डे बुक मतलब वो किताब होती है जिसमें कंपनी के मीटिंग के दौरान जो भी मुद्दे या जो भी बातें डिस्कस हुई हैं उसकी समरी लिखी होती है मिनट्स डे बुक में, सारी की सारी डिटेल कि भैया किस टाइम पर है क्या नहीं है, वो सारी डिटेल उसमें दी होती है। ये मिनट्स डे बुक को मीटिंग हो जाने से 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर साइन करना पड़ता है। मिनट्स डे बुक को विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग इसको साइन करना पड़ता है। तो एक बार जल्दी से केस स्टडी रीड कर लीजिएगा, फटाक से रीड कर लीजिए, XYZ लिमिटेड वाला, मैं कॉपी बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां पर सर क्या हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है XYZ लिमिटेड की सितंबर 15 206 को। द मीटिंग वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय मिस्टर वी जो कि चेयरमैन थे। ठीक है, जो चेयरमैन थे, ठीक है, of the company of the board of directors on September 17 2006 Mr. V the chairman without signing the minutes of the meeting he left India। ठीक है, he left India, वो इंडिया छोड़ के चला गया। ठीक है, अब रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको ये बताना है क्या कोई और उसकी जगह साइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बोर्ड मेंबर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी जगह में किसी दूसरे आदमी को साइनिंग अथॉरिटी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड मतलब वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। ऑथराइज मतलब कोई भी गली कूचा का आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी गली कूचा का आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जिसके पास ये, मतलब बोलते हैं ना, लिबर्टी नहीं बोलूंगा मैं, दैट इज द रॉन्ग वर्ड, जिसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए उसको साइन करने की। तो यहां पर सर आप अगर आंसर में देखोगे मैंने लिखाया भी है ये मई 2007 का, कि क्या इनके पास साइनिंग अथॉरिटी है? हाँ सर बिल्कुल है, लेकिन साइनिंग कितने दिन में करनी है? विद इन 30 डेज। तो सर एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, एजीएम के केस में जैसे ही एजीएम खत्म होता है 30 दिन के अंदर सिग्नेचर हो जाना चाहिए एजीएम के केस में। बोर्ड मीटिंग के केस में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बोर्ड मीटिंग में अगर चेयरमैन बोर्ड मीटिंग की मिनट्स को साइन नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक प्राइवेट अफेयर है और बोर्ड के रिलेटेड बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका सिग्नेचर अगले बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन बनेगा वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, अगला चेयरमैन जो बनेगा उससे साइन करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, अगला जो चेयरमैन बनेगा उससे साइन करो। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी अडॉप्टेड व्हेन द चेयरमैन डाइज बिफोर साइनिंग द मिनट्स? अगर वो आदमी मर जाता है मिनट्स साइन करने के पहले, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो टपक जाता है, अगर वो आदमी मर जाए किसी भी रीजन, एनी रीजन की वजह से साइन ना कर पाए, बोर्ड एक ऑथराइज पर्सन अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ पर साइन कर देगा। खाली एक चीज ध्यान में रखनी है, एनुअल जनरल मीटिंग से, ठीक है, 30 डेज के अंदर सिग्नेचर हो जाना चाहिए। तो यहां पर 27 मार्च को हुआ है, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो ये सिग्नेचर 26 अप्रैल
2008 के पहले हो जाना चाहिए। और अगर ये बोर्ड मीटिंग होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो साइन कर देगा, उसमें ये 30 डेज का कंप्लायंस नहीं है बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इज सेम एज 2005। क्यों? क्योंकि चेयरमैन ने एक PQR की जनरल मीटिंग होती है जिसमें चेयरमैन ने बोला है कि कुछ मैटर्स को मिनट्स डे बुक में नहीं डालना। एक शेयर होल्डर है, वो बोल रहा है नहीं डालना है, डालना पड़ेगा, करते होबे करते होबे करते होबे करते होबे, वो बोल रहा है, लेकिन सामने वाला मना कर रहा है, बोला नहीं भाई ये नहीं जाएगा मिनट्स डे बुक में। अब मुद्दा ये है किसकी बात सुनेंगे? चेयरमैन की बात सुनेंगे, क्योंकि चेयरमैन के पास ये अल्टीमेट पावर है कि वो रोक सकता है, डिनाई कर सकता है, ठीक है, रोक सकता है, डिनाई कर सकता है, किसी भी चीज को रोकने की पावर है उसके पास, डिनाई करने का हक है कि वो डेट्रीमेंटल मैटर्स को एंटर करने से सामने वाले को रोक सकता है, मतलब डिनाई कर सकता है। और पावर इतनी है कि फिर वो मैटर जाएगा भी नहीं उसमें, भले 10 शेयर होल्डर 20 शेयर होल्डर तो छोड़ो, अगर ऑल शेयर होल्डर्स भी अग्री करते हैं ना तो भी वो मैटर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट द प्रोसीडियर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स डे बुक इन द जनरल मीटिंग नवंबर 2005। दिखाते हैं आपको पूरा इंस्पेक्शन का हमने प्रोसीडियर रखा है। देखो सबसे पहली बात याद रखना कि मिनट्स डे बुक को कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, किसी भी आदमी को आप मिनट्स डे बुक इंस्पेक्ट करने से रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इंस्पेक्शन कैन बी मेड बाय एनीवन, ठीक है, एनीवन ड्यूरिंग द बिजनेस डेज, बिजनेस आवर्स, 2 घंटा एवरी डे आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली यार एक आदमी बार बार थोड़ी ना करेगा। और कोई भी मेंबर कंपनी का इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट एनी चार्जेस, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको 10 रुपया पर पेज चार्ज किया जा सकता है कंपनी द्वारा, 7 दिन तक, 7 डेज तक। अच्छा, मेंबर्स को नहीं देना है, अदर देन मेंबर्स होंगे तो 10 रुपया चार्ज किया जा सकता है। मेंबर्स को क्या करना है, एक नोटिस देना है कंपनी को कि भैया हमको किताबें चाहिए, नोटिस से मतलब मिनट्स चाहिए, नोटिस से 7 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस अवेलेबल करा देनी है मिनट्स डे बुक। अगर नहीं करा पाए तो फिर कंपनी पर फाइन लगेगा 25,000 रुपया, और एवरी ऑफिसर विच इज इन्वॉल्व हर पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 5,000 रुपया लगेगा। तो इंस्पेक्शन कैन बी मेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, 2 hours each day are to be allowed for inspection. Any member of the company can inspect the minutes without charges. The copy of the minutes book shall be available to the members within 7 days from the date of request. If the copies are made, amount is exceeding ₹10 per page can be charged. If the company commits a default तो 25,000 और ऑफिसर करता है तो 5,000 रुपए। आओ उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया छोटा सा, In what way does the Companies Act 2013 regulate the holding of the annual general meeting by a public limited company? Explain। मतलब बेसिकली आपको पूरा प्रोसीडियर लिखना है कि 21 दिन क्लियर नोटिस दिया जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी वगैरह वगैरह, बुलाया जाता है मीटिंग कराने के लिए, मेंबर को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, सबको नोटिस जाती हैं, पूरा प्रोसीडियर लिखना बस, और कुछ। अच्छा, एक है सेक्शन नंबर 96 जो आपको बताता है मीटिंग कब तक करनी है, ठीक है। जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की वो 9 months के अंदर अंदर की जा सकती है फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट मीटिंग्स 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की जाती हैं, लेकिन वैलिड ग्राउंड्स पर आरओसी आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। लेकिन अंडर एनी सरकमस्टेंस 2 मीटिंग के बीच में 15 महीना से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। मींस द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स कैन नॉट एक्सीड 15 months। The gap between 2 meetings cannot exceed 15 months. That is November 2023 का
और फिर बिजनेसेस जो एनुअल जनरल मीटिंग में होंगे वो दो तरीके के होते हैं, एक स्पेशल बिजनेस होता है, एक नॉर्मल बिजनेस, सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होता है, स्पेशल बिजनेस अदर देन एनी 4 वो दिए हुए हैं 102 में। क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये नवंबर 2023 का क्वेश्चन ना जुलाई को भी कवर कर लेगा। नवंबर 23, सॉरी नवंबर 2000, नवंबर 23 बोल दिया है, यही वाला आएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, फालतू बात नहीं। सेक्शन 96 defines the time period for the conduct of the annual general meeting of the company. Conduct for the annual general meeting of the company. AGM of the company. It states that the first AGM shall be held within 9 months from the close of the financial year, whereas the subsequent meetings shall be held within 6 months from the end of financial year. With the end of financial year, the ROC has the power. The registrar has the power to grant. The registrar has the power to grant the registrar has the power to grant a 3-month extension. 3 months extension on valid grounds. On valid grounds. लास्ट में मेरा फेवरेट लॉ का वर्ड, provided that the time period between two AGM shall not exceed 15 months in total. ठीक है, 15 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आओ सर, अच्छा इसके बाद क्या पूछा था? बिजनेस विच मे बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग। The general meeting shall host both
ordinary business and special business shall host both ordinary business and special business as per section 102. Any business other than the ones stated below shall be categorized as ordinary businesses. Any business other than the ones stated below shall be characterized as ordinary business. क्या था? अड्डा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, appointment of directors, declaration of dividend, ठीक है, adoption of financial statements. ठीक है, अड्डा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डन. आउट. ये हो गया. नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग एजीएम वेरियस केसेस. ठीक है, अब यहां पर सर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है. बेसिकली एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, कि ये सच है या झूठ है. द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द, नहीं सर, झूठ है. फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द financial year. The registrar may for any special reason extend the time within which the first AGM shall be held. Special reason नहीं, कोई वैलिड रीजन होगा तो वो 3 महीने से एक्सटेंड कर सकता है, मैक्सिमम 9 months तक जा सकता है फिर. ठीक है. नेक्स्ट, द सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द, यस, सब्जेक्ट टू एनी एक्सटेंशन. ठीक है. देयर शैल बी अ मैक्सिमम ऑफ 50. मैक्सिमम नहीं, यही तो आप गलत बोल रहे हो. मैक्सिमम नहीं है, बोलता है ये स्टेटमेंट बोलता है नॉट मोर देन 15 months, मतलब 15 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. तो 16 months नहीं हो सकता, 15 month एग्जैक्टली हो सकता है. मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, एट मैक्स द गैप कैन बी 15 months ओनली, नॉट मोर देन दैट. बस बोलने का तरीका है बेटा, बोलने का तरीका. State the provisions of the company regarding calling and holding of an extraordinary general meeting with respect to power of the tribunal to order the meeting to be called under section 98. आपको शायद ये छोटी सी चीज याद होगी, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं. एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ट्राइब्यूनल भी बुला सकता है अंडर सेक्शन 98. मतलब आप बुलाओ तो ठीक है, अगर आप नहीं बुला पा रहे तो इवन द ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू कॉल अ जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 98. उसके पास ये पावर रहती है, मतलब बोलते ताकत है कि वो ये कर सकता है. हाँ, तो उसके पास ये ताकत है कि वो ये ईजीएम बुला सकता है. He has the power of the tribunal has the power to call an EGM. ठीक है. ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है सर? ये सेक्शन नंबर 98 में दिया हुआ है.
अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस होगा, समझो मेरी बात छोटी सी, ठीक है। ट्राइब्यूनल एक एजीएम बुला सकता है, ठीक है, अगर एजीएम 96 सेक्शन के तहत हेल्ड नहीं हुआ तो एजीएम बुला सकता है। बट क्या ये क्वेश्चन एजीएम का है? नहीं सर, ये क्वेश्चन ईजीएम का है। यही प्रॉब्लम है, जब एजीएम का सेक्शन होगा तो 96 और 97 लगता है, ठीक है, और ईजीएम का होगा तो 98 लगता है, ठीक है। तो भैया क्या ट्राइब्यूनल ईजीएम बुला सकता है? बिल्कुल सर। अगर, ठीक है, अगर मेंबर्स ईजीएम के लिए मांगते हैं लेकिन कंपनी रिफ्यूज कर देता है तो ट्राइब्यूनल ईजीएम बुला सकता है, ठीक है, ट्राइब्यूनल ईजीएम बुला सकता है। लेकिन कब? ठीक है, जब एक मेंबर उसको एप्लीकेशन दे, या एक डायरेक्टर उसको एप्लीकेशन दे, या वो स्वो मोटो बुला सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से। ओके, स्वो मोटो बुला सकता है अपनी मर्जी से। नेक्स्ट, state the provisions of the Companies Act regarding calling and holding an extraordinary general with respect to the members entitled to a requisition a meeting। जो मीटिंग मेंबर्स बुलाते हैं, ठीक है, उसकी कहानी क्या होगी, ठीक है। देखो सर, सबसे पहली बात, कौन से मेंबर, ये वाला हम लोग लिखेंगे, कौन से मेंबर ये बुला सकते हैं मीटिंग, ठीक है। ये मेंबर्स के पास ऐसा होना चाहिए, दे शुड बी एटलीस्ट होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 of the paid up share capital of the company where the company is having a share capital, and if the company is not having a share capital, 1/10 of the total voting power of such company, ठीक है। तो वहां पर ये लोग एक रिक्विजिशन फाइल कर सकते हैं मीटिंग बुलाने के लिए, ठीक है। State the provisions of the Companies Act regarding calling and holding an extraordinary general meeting with respect to the number of members entitled to the requisition। तो हमने आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिए, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने आपको बता दिया। अब इसको चलो सर लिख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी लिखने हैं मेंबर वाले के। मई 2005, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा भाई ट्यूसडे को। मई 2005 पेपर कहां गया, आना सर। सेक्शन नंबर क्या है? 90। अब ये ईजीएम, ये कौन सा वाला है? ये मेंबर बुला रहे हैं, ये 100 है, ये 100 है, सेक्शन 100। ईयर कौन सा है? 205, देख रहे हो, मई 205, मई 205, ये और में आया होगा क्वेश्चन, मई 205। अभी इसके पहले नवंबर 205 किए थे। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सेक्शन 100 of the Companies Act deals with requisitions made by members for the conduct of EGM. The members eligible to call an EGM are as follows। जो मेंबर एलिजिबल होंगे ईजीएम बुलाने के लिए वो एज फॉलोज होंगे। नंबर 1, इफ अ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, मेंबर्स होल्डिंग not less than members holding greater than equal to 10% of equity capital, ठीक है, कंपनी is not having share capital
members holding 10% of voting power. At least 10% of voting power. ठीक है। अब सर इसके 5 वैलिड एसेंशियल्स होते हैं ईजीएम के, ठीक है, कि ईजीएम मतलब रिक्विजिशन को वैलिड कब माना जाता है। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ रिक्विजिशन आर एज फॉलोज। सर 5 है सर, 5 5 थिंग्स, 1 2 3 4 5। क्या है सर? सबसे पहला ईजीएम में क्या होना चाहिए? सबसे पहले ईजीएम शुड कंटेन द मैटर्स ऑन विच, ठीक है, स्पेसिफाई द रीजंस विच ऑन विच द मीटिंग वाज टू बी हेल्ड। मैटर्स और रीजंस फॉर विच मीटिंग इज टू बी हेल्ड। मैटर्स फॉर विच मीटिंग इज टू बी हेल्ड, किस मुद्दे पर बात करनी है? पॉइंट नंबर 2, द requisition shall be signed by all requisionists or person authorized by such requisionists। या तो वो साइन करेगा या जो पर्सन जिसने ऑथराइज किया है सच रिक्विजिशन को वो साइन करेगा। नेक्स्ट, तीसरा, इट शैल बी deposited at the registered office of the company। It shall be deposited at the registered office of the company। Next, it must be made in writing or in electronic form। Must be made in writing or in electronic form। Must be made in writing or in electronic form। Last but not the least, the notice of the meeting shall be sent 21 clear days before the 21 clear days before the meeting। डन।
लिख लो। चलो नेक्स्ट। 3 बार, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, मई 2006, मई 2013, नवंबर 2017, बैक टू बैक, to remove the managing director, 40% of the global limited submitted requisition for holding extraordinary general meeting। ठीक है, 10% चाहिए था, 40% आ गया, मीटिंग तो होगी। द कंपनी फेल टू कॉल द सेल्ड मीटिंग एंड द रिक्वेशनिस्ट हेल्ड द मीटिंग। अगर कंपनी फेल हो जाती है तो रिक्वेशनिस्ट खुद मीटिंग हेल्ड कर लेंगे, खर्चा कंपनी देगी। Since the managing director did not allow the holding of the meeting at the registered office of the company, the said meeting was held in some other place। उसने भाई उसमें नहीं अलाउ किया तो हम लोग ने भैया दूसरी जगह पर कर लिया। एंड द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ, उसने किसने नहीं अलाउ किया था पता, क्योंकि उसी को हटाने का रेजोल्यूशन पास कर रहे थे। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द सेट मीटिंग एंड द रेजोल्यूशन पास्ड देयरिन। देखो सर, क्या रिक्विजिशनिस्ट की मीटिंग यहां पर वैलिड है? बिल्कुल है, क्योंकि 10% को एक्सीड कर रहा है। तो LIC वर्सेस एस्कॉट केस लॉ था जिसके तहत ये अलाउ हो जाएगी। ठीक है, क्या मीटिंग कैन बी हेल्ड एट अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस? सर ये भी वैलिड है, रिक्विजिशनिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर दूसरी जगह पर वो मीटिंग कर सकते हैं और उसके चार्जेस कंपनी पेमेंट करेगी अगर रेजोल्यूशन सही तरीके से पास होता है। अब रेजोल्यूशन जो मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए किया गया, क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि EGM में कोई भी रेजोल्यूशन जो मेजॉरिटी से पास होता है इट इज वैलिड। ठीक है, इट इज वैलिड। आप केस लॉ का नाम लिखो तो भी ठीक है, केस लॉ का नाम नहीं लिखो तो भी ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केस लॉ का नाम लिखना ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। सो यू कैन रिलैक्स ऑन दैट। ठीक है, आओ सर, अब हम आपको 2 होमवर्क देंगे और नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा हमारा। आइए, 2 होमवर्क हम आपको एक जैसे दे रहे हैं, ये भी और ये भी। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। स्टेट द रेजोल्यूशन दैट, मतलब बेसिकली आपको स्पेशल नोटिस के बारे में बताना है। मतलब ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, explain the provisions of the companies act relating to the resolutions requiring special notice, state the resolutions that require special notice under the act। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग है। अगर आपने एक क्वेश्चन आंसर कर दिया तो नवंबर 26, मई 17 और मई 16 एक साथ हो जाएगा स्पेशल नोटिस। और अगर आप नहीं कर पाए तो अगले लेक्चर में मैं इसी के साथ चालू करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन आंसर है वो खत्म हो जाएंगे and we will be starting with chapter number 9। so 7, 9 and 10 हमारा पहला टारगेट होगा, फिर हम लोग अदर लॉज की तरफ चलेंगे। कब, क्योंकि क्या है, हम लोग मेजॉरिटी का पेपर पहले देख रहे हैं। अदर लॉज आपके हैं 40 मार्क्स के, कंपनीज एक्ट का 35 यहां पर है, तो 40 + 35 75 तो हम लोग पहले ही कवर कर देंगे। तो हमारा गोल वो है कि पहले हम लोग मेजॉरिटी को उतारें। अब भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी एक नया शॉर्ट डाला है मैंने, जस्ट टू मेक थिंग्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग। आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के, तो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट की है। तो आप जरूर उस शॉर्ट को इस चैनल पर अभी देखिए। ठीक है, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अपने व्यूज उसके बारे में शेयर जरूर करिएगा। मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग ये कंपटीशन कम सेशन शुरू करने वाले हैं लाइव ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ, तो जरूर देखिएगा। और अपने जैसे लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही। और ठीक है, नॉर्मली मैं लाइव लेता हूं, आज मैं लाइव इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि बेसिकली आज आखिरी सेकंड दिन है। तो आपको तो पता ही है लास्ट के 2-3 दिन हम लोग कैसे घंटे पूरे करने पे लग जाते हैं, जो महीने भर नहीं हो पाए। तो वही बस पूरा कर रहे हैं, पापी पेट का सवाल था। तो अभी मैंने जस्ट लाइव लेके वापस यहाँ पर रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर था। 1 बजे आपकी भी क्लास थी, 1 बजे वहां पर प्लस की भी क्लास थी। तो पेनल्टी तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, इसलिए वो क्लास करवा दिए, आपको रिकॉर्ड कर दिए। ना आपका नुकसान हुआ ना उनका नुकसान हुआ, दोनों काम हुआ। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब जरूर करो।